बारिश में सब्जियों की तीखी चाउमीन वाली। पूरे गांव में सुबह का समय है। पंछी चहचहा रहे हैं। रामदीन जी के छोटे और गरीब परिवार में रोज की तरह सुबह की हलचल शुरू हो चुकी है। घर में तंगी है, लेकिन परिवार में आपसी प्यार बहुत गहरा है। हे भगवान, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस बार की फसल अच्छी बिक जाए तो घर की पक्की छत बन जाएगी। मीरा, मैं और बाबूजी खेत पर जा रहे हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज ही सारी सब्जियां तोड़कर मंडी ले जानी होंगी ताकि अच्छी बिक्री हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें घाटा हो जाए। हाँ बेटा रमेश, मेरे ये बूढ़े पैर अब ज्यादा साथ नहीं देते। पता नहीं कब तक ये संघर्ष के दिन चलेंगे। देर मत करो, धूप तेज होने से पहले खेत का काम निपटाना है। ये कहकर वो दोनों घर से चले जाते हैं। दोपहर का समय है। आसमान में अचानक से काले काले बादल घिर आते हैं। रमेश और रामदीन इस मौसम को देखकर घबरा जाते हैं। अरे सुनिए जी, बाबूजी जरा ऊपर आसमान की तरफ तो देखो, कैसी डरावनी काली घटा घिर आई है। आप दोनों आज शाम को ना घर जल्दी आ जाइएगा। ऐसा ना हो कि हम दोनों इस तूफानी बारिश में भीगकर बीमार हो जाऊं। अरे बहू, तो इतनी चिंता क्यों करती है? हम किसानों का नाता तो इन बादलों से जन्म जन्म का है। तो फिक्र मत कर, आज हम मंडी में ये सारी सब्जियां बेचकर जल्दी ही घर लौट आएंगे। हाँ मीरा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। बस ये आखिरी 2 टोकरियां बची हैं गोभी की। इन्हें भी बैलगाड़ी पर कसकर बांध लें, फिर सीधे शहर की मंडी का चक्कर मारकर घर आते हैं। तुम घर जाओ। मीरा टिफिन रमेश के हाथ में देती है, चिंतित नजरों से आसमान को देखती है और फिर अपने घर की तरफ तेज कदमों से मुड़ जाती है। शाम के 4 बज चुके हैं। पूरे गांव में काले बादल छाए हैं। मीरा अपनी सास को रसोई में खाना बनाते हुए देखकर उसके पास जाती है। अरे माँ जी, अभी तो मैं मुश्किल से 1 घंटा पहले खेत में दोपहर का खाना देकर आई हूँ और आप अभी से रात के भोजन की तैयारी में जुट गई। अभी तो शाम ठीक से ढली भी नहीं है। जरा अपने शरीर को आराम दीजिए। अरे बहू, देख नहीं रही बाहर कैसा मौसम हो रहा है। एक बार पानी की एक बूंद गिरी नहीं कि हमारे गांव का पावर हाउस फुस हो जाता है। बिजली गुल हो जाएगी। फिर इस घाप अंधेरे में क्या खाक चूल्हा जलेगा। वैसे भी हमारे गांव की बिजली तो ईद का चांद हो गई है, कब आती है और कब जाती है। हाँ माँ जी, आपकी बात तो बिल्कुल 100 आने सच है। इस गांव में बिजली का भरोसा करना तो अपना ही दिमाग खराब करना है। चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मीरा झुकती है और रसोई के कोने में रखे पुराने एल्यूमिनियम और लोहे के डिब्बों को खोलकर टटोलने लगती है। मीरा का चेहरा उतर जाता है। बहू, उन बर्तनों को ज्यादा मत टटोल। राशन का डिब्बा साफ हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा गेहूं का आटा बचा है बारात में, और जो बाहर कमरे में खेत की कुछ बची कुची सब्जियां रखी हैं, बस वही हैं। मेरी तो बस यही दुआ है कि आज इन लोगों की सब्जी की बिक्री अच्छी हो जाए मंडी में, तो आते समय कुछ दाल चावल तेल और राशन लाने को बोलेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, धीरज रखिए। भगवान सब देख रहा है। आज रात का खाना जैसे जैसे इस आटे से हो जाने दो। रात को जब बाबूजी और ये मंडी से रुपए लेकर आएंगे तो कल सुबह घर में राशन का पूरा कट्टा आ जाएगा। अचानक बाहर से राजू और पिंकी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आते हैं। दोनों के पैरों में कीचड़ लगा है। पिंकी की आंखें सूजी हुई हैं और उसके हाथ में एक पुरानी सिर कटी प्लास्टिक की गुड़िया है। राजू मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है। मम्मी मम्मी, बाहर देखो, मौसम कितना मस्त हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। सब दोस्त बाहर खेल रहे हैं। हाँ मम्मी, और आपको पता है आज हम गुड़िया के घर खेलने गए थे। उसके पापा ना आज ही शहर के बड़े बाजार से उसके लिए गर्मा गर्म खुशबूदार चाउमीन और मोमोज लेकर आए थे। मम्मी, मेरा भी वो लंबी लंबी नूडल्स वाली चाउमीन खाने का बड़ा मन है। मम्मी, हमारे घर में आज शाम को क्या बन रहा है? आज तो बेटा घर में वही रोज की तरह सादी रोटी और सुबह की बची हुई आलू तोरई की सूखी सब्जी बन रही है। चुपचाप खाकर सो जाना। रोज रोज रोटी सब्जी, हम पक गए हैं सूखी रोटी सब्जी खाकर। हमें नहीं खाना ये सब। हमें भी गुड़िया के जैसे चाउमीन और मोमोज चाहिए। अरे मेरे लाल, जिद नहीं करते। देखो आज पापा और दादाजी मंडी गए हैं ना, वहाँ से वो खूब सारे रुपए कमा कर लाएंगे। जब वो आएंगे तो तुम्हारे लिए पक्का शहर से चाउमीन मंगाएंगे। अब रोना बंद करो। अब हमेशा यही कहती हो मम्मी, ना पापा कभी मंडी से ज्यादा रुपए लाते हैं और ना कभी हमारे घर में वो चाउमीन आती है। अब हमेशा हमसे झूठ बोलती हो ताकि हम सो जाएं। हम आज रात को खाना ही नहीं खाएंगे।
दोनों बच्चे रोते और चिल्लाते हुए अंदर के छोटे अंधेरे कमरे में भाग जाते हैं और चटाई पर लेट जाते हैं। मीरा और कमला दादी एक दूसरे का मुंह देखती हैं। बच्चों का भी क्या ही दोष है बहू, ये गरीबी चीज ही ऐसी है जो इंसान से उसकी जबान का स्वाद और खुशियाँ दोनों छीन लेती है। इन मासूम बच्चों के भूखे और रोते हुए पेट देखने से पहले मेरी ये बूढ़ी आंखें हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हो जाती। उधर शहर की अनाज और सब्जी मंडी में चारों तरफ भगदड़ मची है। रमेश और रामदीन अपनी लकड़ी की पुरानी बैलगाड़ी को एक बड़ी दुकान के सामने खड़ी करते हैं। बैलगाड़ी में हरी तोरई और सफेद गोभी के फूल भीग रहे हैं। अरे बिहारी बाबू, हमारी ये ताजी सब्जियां सुबह ही खेत से हमने तोड़ी हैं, इन्हें आज थोक के भाव खरीद लो बाबूजी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जो भी जायज दाम हो दे दो। अरे भाई भागो यहाँ से, मेरा गोदाम पहले से ही भरा पड़ा है और जो माल रखा है वो इस नमी के कारण सड़ रहा है। ऊपर से ये कालमुखी बारिश आ गई है, अगर ये भी भीग कर खराब हो गई तो इसका घाटा क्या तुम्हारे बाप भरेंगे? गाड़ी हटाओ मेरी दुकान के आगे से। अरे बाबूजी, ऐसा मत कहो, हम तो पुश्त दर पुश्त अपनी हर फसल आपके पास ही लाते हैं। अगर आज ये सब्जियां नहीं बिकी तो हमारे घर के बच्चों का पेट खाली रह जाएगा बाबूजी, आधे दाम में ले लो बाबूजी। अरे बूढ़े, मैंने कोई यहाँ धर्मशाला या अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? जो एक बार कह दिया सो कह दिया, नहीं खरीद सकता तो नहीं खरीद सकता, जाओ नहीं तो धक्का मारकर बाहर निकलवा दूंगा। दोनों भारी और टूटे हुए कदमों से बैलगाड़ी को वापस मोड़ते हैं। रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में फंसने लगते हैं। बाबूजी, अब इन पूरी तरह भीगी हुई सब्जियों का हम घर ले जाकर क्या करेंगे? ये सब्जियां तो कल सुबह तक पूरी तरह सड़कर गल जाएंगी और बदबू मारने लगेंगी। अरे क्या करेंगे बेटा, जब किस्मत में ही ठोकरें लिखी हो तो किसान क्या कर सकता है। चलो पहले इनको घर ले जाकर किसी खाली कोने में डाल देते हैं, फिर जो आज उस ऊपर वाले की मर्जी होगी देखा जाएगा। बाहर बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट हो रही है और बारिश गिर रही है। रमेश और रामदीन भीगे हुए कपड़ों में घर पहुंचते हैं और सारी भीगी हुई तोरई और गोभी को घर के एक अंधेरे कमरे के कोने में फर्श पर पटक देते हैं। दोनों हताश होकर बरामदे के खंबे से टिककर बैठ जाते हैं। रसोई में मीरा अकेली बैठी है, उसके सामने परात में थोड़ा सा गुथा हुआ गेहूं का आटा रखा है। मीरा इस आटे को देखती है और गहरी सोच में डूब जाती है। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। नहीं, मैं अपने बच्चों को आज रात भूखे पेट सोने नहीं दूंगी। अगर हमारे पास बाजार वाले मैदे की चाउमीन खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, इस परात में रखे गूंथे हुए गेहूं के आटे से ही आज मैं कुछ ऐसा कमाल करूंगी कि बच्चों की जिद भी पूरी हो जाएगी और पेट भी भर जाएगा। मीरा लकड़ी का एक बड़ा गोल चकला और बेलन उठाती है। वो आटे की एक बड़ी सी लोई बनाती है और उसे सूखे आटे में लपेटकर बहुत पतली और बड़ी रोटी की तरह बेल देती है। वो उस बेली हुई बड़ी रोटी को पतली पतली लाइनों में नूडल्स की तरह लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटने लगती है। काटने के बाद वो जमीन पर एक पुराना हिंदी न्यूज़पेपर बिछाती है और उन कटे हुए आटे के नूडल्स को सूखने के लिए फैला देती है। अरे बहू, ये तो क्या अनर्थ कर रही है? रात के खाने का समय है और तू इस बचे कुचे रोटी के आटे का कबाड़ा क्यों बना रही है? ये अखबार पर क्या फैला रखा है तूने कैचुए की तरह? अरे माँ जी, शांत हो जाइए। मैं घर के इस सादे गेहूं के आटे से बच्चों के लिए चाउमीन बना रही हूँ। अब बस गुस्सा छोड़ो और एक काम करो, बाहर कमरे में कोने में जो सब्जियां बाबूजी और ये मंडी से वापस लाए हैं ना, उनमें से अच्छी अच्छी गोभी, हरी तोरई और शिमला मिर्च उठा लाओ और उन्हें बारीक बारीक काट दो। लो भाई, दुनिया बदल गई। हमारी बहू का दिमाग तो अब आसमान की सैर करने लगा है। आटे की भी कहीं चाउमीन बनती है। और चलो, बच्चों के रोने से तो बेहतर है कि मैं भी आज तेरी इस आटे की कलाकारी का तमाशा देख ही लूं। कमला कोने में बैठ जाती और दराती यानी हंसियां लेकर फटाफट ताजी सब्जियों को बारीक टुकड़ों में काटने लगती है। तभी कमरे के पर्दे के पीछे से छोटा राजू अंदर झांकता है और कढ़ाई और कटी सब्जियां देखकर अपना मुंह टेढ़ा करता है। मम्मी, हमने आपसे पहले ही साफ साफ कह दिया था कि हम आज रात को वो कड़वी सब्जी रोटी बिल्कुल नहीं खाएंगे। आपने फिर से इतनी सारी सब्जियां काट ली। आप हमारी बात कभी नहीं सुनती हो। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे ओ मेरे नवाब साहब, जरा अपनी इस जुबान पर लगाम लगाओ और थोड़ा धीरज रखो। आज तुम्हारी मम्मी जो चीज बना रही है ना, उसे खाकर तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे और बाजार की चाउमीन को भूल जाओगे। मीरा एक पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर रखती है। जब पानी उबलने लगता है तो वो उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डालती है और अखबार पर सुखाई हुए आटे के नूडल्स को उबलते पानी में डाल देती है। नूडल्स उबलने लगते हैं। मीरा पतीले को कपड़े से पकड़कर उतारते हुए अपनी सास से कहती है,
माँ जी जरा इस पतीले पर नजर रखिएगा, इसे बहुत ज्यादा देर तक पानी में मत उबलने देना। बस 2 मिनट में इसे गर्म पानी से छानकर अलग टोकरी में निकाल लेना। ये कहकर वो कोने में रखे सिलवट्टे पर 3 लाल टमाटर, लहसुन की कलियां और सूखी लाल मिर्च रखती है और उन्हें पीसकर एक गाढ़ी लाल और तीखी देसी सॉस तैयार कर लेती है। ये क्या है बहू, और ये क्या आज तू अतरंगी काम करने में लगी हुई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। माँ जी बस आप देखती जाओ, आज इस घर में कुछ अलग ही होगा। और ये कहकर मीरा अपनी ताजी हरी सब्जियों से बनी गर्मा गर्म बारिश वाली आटा चाउमीन बनाकर उसे सबको देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर घर के खुले बरामदे में एक पुरानी जूट की चटाई बिछी है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मीरा मिट्टी के 5 बड़े बड़े कटोरों में गर्मा गर्म चाउमीन लेकर आती है और सबके सामने रखती है। अरे वाह मम्मी, ओए पिंकी देख, ये तो सचमुच की चाउमीन है। दिखने में तो ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी गुड़िया के पापा लाए थे। वाह, मजा आ गया। अरे बहू, रात के खाने के समय ये क्या अंग्रेजी चोचलेबाजी उठा कर ले आई हो? हमारी सादी और पेट भरने वाली रोटी सब्जी कहाँ गई? क्या इस धागे जैसी चीज से हमारा पेट भरेगा? अरे खाकर तो देखो जी, क्यों बिना खाए ही जज बन रहे हो। ये हमारी बहू का अनोखा नुस्खा है तो ये हमारी वही रोज वाली गेहूं की रोटी और हरी सब्जी ही। बस बहू ने इसका रूप, रंग और नक्शा बदल दिया है ताकि हमारे बच्चे बिना रोए पेट भर सके। राजू अपनी चॉपस्टिक की तरह बनाई हुई लकड़ी की डंडी से पहला निवाला बड़ा अपने मुंह में डालता है। बाकी सब लोग भी अपना अपना कटोरा उठा लेते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, कसम से कह रहा हूँ, ये शहर वाली मैदे की चाउमीन से भी लाख गुना ज्यादा टेस्टी और मजेदार है। एकदम चटपटी, तीखी और मजेदार। पिंकी जल्दी खा, नहीं तो मैं तेरी वाली भी खा जाऊंगा। वाह मीरा, क्या अद्भुत और कमाल का दिमाग पाया है तुमने। मैं तो सोच रहा था कि हमारी सब्जियां बर्बाद हो गईं, लेकिन तुमने तो आपदा को ही उत्सव बना दिया। बच्चों की जिद भी पूरी हो गई और पूरे परिवार का पेट भी भर गया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज और पैसे की भारी बचत। मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है ना, स्कूल के सब दोस्त मुझसे कह रहे थे कि तू क्या पार्टी देगा। कल मेरे सारे दोस्तों को अपने घर बुलाना, मैं तो सबको यही बारिश वाली आटा चाउमीन की दावत दूंगा। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दावत? पर बेटा जिद नहीं करते। देखो बाहर कैसी बारिश हो रही है और घर में और ज्यादा गेहूं का आटा या राशन नहीं बचा है। हम इतने सारे बच्चों को कैसे खिला पाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। स्कूल के सब अमीर दोस्त अपने जन्मदिन पर बड़ी बड़ी दावत देते हैं। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं भी अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, दुखी मत हो। कल बुला लेना अपने दोस्तों को, हम भी पार्टी करेंगे। क्या सच में मम्मी, आप तो बहुत अच्छी हो। उसके बाद सब लोग अपना खाना खत्म करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अभी भी रिमझिम फुहारें गिर रही हैं। घर के बड़े बरामदे को साफ किया गया है। गांव के 5-6 छोटे बच्चे, राजू के दोस्त और उनके साथ गांव की 3-4 औरतें चटाई पर बैठी हैं। कमला देवी कोने में बैठकर ढोलक को थाप थाप की आवाज के साथ बजा रही हैं और सोहर गा रही हैं। मीरा रसोई से एक बहुत बड़ी स्टील के परात में गर्मा गर्म लाल हरी सब्जियों से भरी आटा चाउमीन बनाकर लाती है और सभी बच्चों और औरतों को पत्तलों पर परोसना शुरू करती है। अरे कमला, अरे सच सच बता, तेरी बहू ने ये कौन सी जादुई चीज बनाई है? दिखने में तो ये बिल्कुल शहर के होटलों वाली अंग्रेजी नूडल्स जैसी दिखती है। मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ भाई कमला, और सबसे बड़ी बात तो देखो, इसमें कितनी सारी हरी ताजी सब्जियां पड़ी है। हमारे घर के बच्चे तो दाल में हरी तोरई या गोभी देखकर 9-11 हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और यहाँ देखो, रामू और राजू कैसे बिल्ली की तरह चाट चाट कर पत्तल साफ कर रहे हैं। बहू के हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। मम्मी सुन रही हो ना? अब मुझे वो बाजार वाली मैदे की अजीनोमोटो वाली गंदी चाउमीन बिल्कुल नहीं खानी, उससे मेरा पेट दुखता है। कल से मुझे भी घर पे यही मीरा आंटी जैसी बारिश वाली आटा चाउमीन बना कर देना, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। सभी औरतें जोर से हंसने लगती हैं और मीरा के इस अनोखे हुनर की तारीफ करती हैं। बच्चे राजू को जन्मदिन की बधाई देते हैं और औरतों के साथ अपने अपने घर लौट जाते हैं। इधर थोड़ा समय और हो जाने पर रमेश और रामदीन मायूस घर वापस आते हैं। सब कुछ खत्म हो गया मीरा, सब बर्बाद हो गया। हम पूरी तरह से लुट गए। बाबूजी बाहर खेतों में लगातार जो 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, पानी के तेज बहाव के कारण खेत की उपजाऊ मिट्टी बह गई है और हमारी सारी खड़ी फसल पानी में डूब कर गल गई, सड़ गई है।
अब हमारे पास अगली फसल लगाने के लिए ना तो नई बीज खरीदने के पैसे हैं और ना ही खेत पर तिरपाल की छत लगवाने के। हम तो पूरी तरह सड़क पर आ गए हैं मीरा, दाने दाने को तरस जाएंगे हम। रमेश की बात सुनते ही पूरे घर में अचानक से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन मीरा घबराती नहीं है। वो कुछ देर शांत खड़ी रहती है और फिर कुछ सोचकर वो आगे बढ़कर रमेश का हाथ पकड़कर कहती है, रमेश जी, बाबूजी, जरा अपनी आंखों से आंसू पोंछिए। रोने और छाती पीटने से हमारी फूटी तकदीर नहीं बदलेगी। अगर बाहर के खेत की मिट्टी बह गई है और फसल नष्ट हो गई है तो क्या हुआ? ईश्वर ने हमसे हमारा खेत छीना है, हमारा दिमाग और हमारी मेहनत नहीं। हमारे इस बड़े से घर के अंदर बहुत सी खाली जगह पड़ी है। रमेश जी, आप अभी जाइए और खेत से बोरियों में थोड़ी सी बची हुई मिट्टी भर कर ले आइए। और बाबूजी, आप वो संदूक में रखे सब्जियों के पुराने बीज निकालिए। अरे बहू, तेरा दिमाग तो सचमुच सटक नहीं गया है क्या? तू पागल हो गई है? घर के अंदर भला कोई खेती होती है क्या? घर के अंदर कैसे फसल उगेगी? क्यों हंसाई करवा रही है पूरे गांव में? हाँ माँ जी, बिल्कुल होगी। हमारे घर का जो अंदर वाला बड़ा कमरा है, जिसकी छत पुरानी होने के कारण पानी टपक रही है, हम ठीक उसी टपकते हुए पानी के नीचे जमीन पर हमारे घर के पुराने प्लास्टिक के टब, टूटी हुई बाल्टियां और सीमेंट की खाली बोरियां बिछाएंगे। उनमें हम खेत की मिट्टी भरकर सब्जियों के बीज बोएंगे। छत से जो पानी नीचे टपकेगा वो हमारी फसलों की मुफ्त में और बूंद बूंद सिंचाई करेगा। और घर की ये मजबूत दीवारें हमारी सब्जियों को बाहर के तेज तूफान और ओलों से बचाएंगी। अरे वाह मेरी शेर बहू, तेरी बुद्धि और सोच तो सचमुच बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसरों से भी ऊपर है। तूने तो इस डूबती हुई नैया को तिनके का नहीं बल्कि पूरे जहाज का सहारा दे दिया है। रमेश, उठ बेटा, रोना बंद कर और जैसा बहू कह रही है वैसा ही कर। रमेश और रामदीन खेत से बोरियों में मिट्टी लाते हैं। मीरा और कमला उन बोरियों को काटकर टबों में भरती है। टपकती छत के नीचे टब रखे जाते हैं। टप टप पानी गिरता है। सब थक हार कर बीज बोकर बैठे हैं। अब एक काम और बचा है। सबको मेरे हाथ की चाउमीन बहुत अच्छी लगी थी ना? अब यही बारिश में हमें सब्जियों वाली चाउमीन सहारा देगी। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस जो कहती जा रही हूँ, आप लोग मेरा साथ देते जाइए। मीरा के कहने पर पूरा परिवार रात के समय चूल्हे के पास बैठता है। रमेश और रामदीन बड़ा सा आटा गूंथते हैं। मीरा और दादी चाकू से चाउमीन काटती हैं और घर के अंदर चारपाइयों पर पंखा चलाकर सुखाती हैं। घर के कोने में रखे बड़े बड़े लोहे के ड्रम सूखी हुई आटा चाउमीन से पूरी तरह से भर जाते हैं। आखिर क्या चल रहा था मीरा के मन में? क्या करना चाहती थी वो? और क्या वो अपने इस काम में सफल हो पाएगी या फिर कोई और तूफान आएगा? क्या इसके लिए भी उसे लोगों की बातों का सामना करना पड़ेगा? दिन बीतते गए और पूरे परिवार की रात दिन की अटूट मेहनत रंग लाने लगी। घर के अंदर की अनोखी नर्सरी हरी भरी हो गई और मीरा की आटा चाउमीन का एक बहुत बड़ा स्टॉक भी तैयार हो गया। बहुत समय बीत गया, तुमने जो कहा था वो सब किया। अब क्या करेगी तू? आगे ये तो बता। अब हम मेरे हाथों का स्वाद घर घर पहुंचाएंगे। सबको मेरी चाउमीन बहुत पसंद आई थी। अब मैं अपनी मेहनत के पैसे लूंगी और घर घर ये बेच कर आऊंगी। पर बहू, ये काम कैसे करोगी तुम? माँ जी, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता और मैं तो भोजन कराने का काम कर रही हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखो। ये कहकर मीरा एक बड़े स्टील के टिफिन में गर्मा गर्म खुशबूदार चाउमीन भरकर बेचने के लिए पड़ोस के दूसरे मोहल्ले की तरफ निकल जाती है। बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही है। रास्ते की पगडंडी पर गहरा और फिसलन भरा कीचड़ है। मीरा संभल कर चलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराता है और वो धड़ाम से सीधे कीचड़ में गिर जाती है। टिफिन हाथ से छूटकर दूर गिरता है। उसका ढक्कन खुल जाता है और सारी मेहनत से बनाई गई आटा चाउमीन कीचड़ और गंदे पानी में मिलकर बर्बाद हो जाती है। मीरा अपने कीचड़ से सने हाथों को देखती है और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो खाली टिफिन लेकर रोते हुए घर लौटती है। बहू, रो मत। रोने से कीचड़ में गिरी चाउमीन वापस नहीं आएगी। देख, मैंने पहले ही कहा था, इस तरह का भयानक बारिश में घर घर टिफिन लेकर घूमने से हमारा काम नहीं चलेगा। गांव के लोग व्यवहार और रिश्तेदारी में हमारी चाउमीन खा तो लेते हैं और तारीफों के पुल भी बांध देते हैं, और जब जेब से पैसे देने की बारी आती है तो सब के सब बंगले झांकने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। इस तरह हमारा आटा और तेल भी बर्बाद हो जाएगा। हमें अपनी इस बारिश वाली आटा चाउमीन को बेचने का कोई पक्का और ठोस ठिकाना ढूंढना ही होगा। मम्मी, दादी, जरा बाहर आकर देखो। अपने घर के आगे जो सड़क के किनारे बड़ा पक्का सा चबूतर खाली पड़ा है ना, वहाँ से रोज शहर और गांव के सैकड़ों लोग छाता लगा कर गुजरते हैं। और हाँ, जो बगल वाले मोहल्ले का चाउमीन वाला ठेला लगाता था, वो इस तेज बारिश के डर से अपनी दुकान बंद करके शहर भाग गया है।
क्यों ना हम अपना मिट्टी का चूल्हा और कढ़ाई उसी चबूतरे पर रख ले और वहीं दुकान खोल ले। ये हुई ना बात मेरे शेर बेटे, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हम अपनी चाउमीन बेचने कहीं बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया हमारे पास आएगी। हम अपनी दुकान अपने ही घर के चबूतरे पर लगाएंगे। जब रमेश और रामदीन घर लौटते हैं तब कमला और मीरा उन्हें भी घर की आर्थिक परेशानी से निकलने के लिए औरतों के काम करने का पूरा विचार बताती हैं। पहले तो दोनों इस बात के सख्त खिलाफ होते हैं, लेकिन घर के बिगड़े हालात और सबकी मजबूरी देखकर आखिरकार मान जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ घर के हालात की वजह से घर की औरतों को काम करने की इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ बहू, ये हमारी मजबूरी है, वरना हम कभी तुम्हें घर से बाहर काम करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन अब वक्त ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपने पुराने विचार भी बदलने पड़ रहे हैं। बाबूजी, बस आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बस यही हिम्मत चाहिए थी। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी मुश्किल ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। चलो चलो, अब सब लोग मेहनत में लग जाओ, हम आज से ही अपना काम शुरू करेंगे। पूरे परिवार ने मिलकर चबूतरे की साफ सफाई की। रमेश ऊपर एक पुराना तिरपाल बांधता है ताकि बारिश का पानी सीधे चूल्हे पर न गिरे। मीरा वहां मिट्टी का एक नया बड़ा चूल्हा लगाती है और उस पर लोहे की बड़ी कढ़ाई चढ़ाती है। तभी उधर से कुछ लोग गुजरते हैं। मीरा को दुकान पर देखकर आपस में हंसने और ताने मारने लगते हैं। अरे भाई लो सुखिया भाई, जरा आंखों से चश्मा हटाकर देखो, रामदीन के घर के मर्दों का धंधा इस बारिश में क्या चौपट हुआ। अब उनके घर की बहुएं और औरतें लाज शर्म छोड़कर चबूतरे पर सरेआम दुकान खोलकर बैठ गई। कैसा घोर कलयुग आ गया है रे भाई। अब औरतों के कमाई टुकड़ों पर जिएंगे ये मर्द। ओ धनी राम, अपनी इस गंदी और बदबूदार जुबान को जरा लगाम दो, वरना ये रामदीन की लाठी बुढ़ापे में भी चलना जानती है। मेरी बहू और मेरा बेटा कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, न किसी के आगे भीख मांग रहे हैं। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी और इज्जत भी है, और इस संकट की घड़ी में हमारे पूरे परिवार की सबसे बड़ी हिम्मत भी। चुपचाप अपने रास्ते बनो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे हाँ, खाओ औरतों की कमाई, अब तो मर्दों के हाथ में दम कहाँ है। धनी राम और सुखिया मुंह बुदबुदाते हुए वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश और तेज ओले गिरने लगते हैं। रास्ते में जितने भी राहगीर, साइकिल वाले और भीगते हुए बच्चे स्कूल के थे, वो सब खुद को बचाने के लिए दौड़कर रामदीन के चबूतरे के बड़े तिरपाल के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। चबूतरा लोगों से भर जाता है। ठीक उसी समय मीरा कढ़ाई में सरसों का तेल डालती है और उसमें घर के अंदर उगाई गई हरी ताजी सब्जियां और सिलबट्टे वाली लाल चटनी डालती है। कढ़ाई में छन्न छन्न की इतनी जोरदार और मदहोश करने वाली खुशबू निकलती है कि भीग रहे सभी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बहन जी, बड़ी गजब की खुशबू आ रही है। इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में जरा हमारे लिए भी एक प्लेट लगा देना, देखे तो सही क्या बना रही हो आप। आंटी आंटी, हमें भी 2 प्लेट दे दो, बहुत भूख लगी है। देखते देखते चबूतरे पर पैर रखने की जगह नहीं बचती। मीरा और कमला फुर्ती से अपने हाथों को चलाती हैं और गर्मा गर्म धुआं उड़ाती बारिश वाली आटा चाउमीन मिट्टी के कुल्हड़ों और पत्तलों में सबको परोसने लगती हैं। लोग जैसे ही पहला गरम निवाला अपने मुंह में डालते हैं, उनके चेहरों के भाव बदल जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, कमाल का स्वाद है। मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरों में नूडल्स खाए हैं, पर इस गेहूं के आटे और सिलबट्टे की चटनी वाली चाउमीन का स्वाद तो अमृत जैसा है। ऊपर से ये हरी सब्जियां, भाई 1 प्लेट और बांध देना घर के लिए। अरे हाँ, सच में मैंने तो ये स्वाद कभी खाया ही नहीं था, मजा आ गया। रमेश दौड़कर आता है और एक बड़ा सा सुंदर लकड़ी का बोर्ड दुकान के ऊपर टांग देता है, जिस पर चमकीले रंगों से लिखा है मीरा की रसोई, स्पेशल बारिश वाली आटा चाउमीन। लोग चाउमीन खाते और मीरा के हाथ में 10, 20 और 50 के नोट थमाते जाते। चबूतरे का गल्ला पैसों से भरने लगा। बहू मीरा, आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर उस दिन तूने हिम्मत न दिखाई होती तो अपनी समझदारी से वो आटे की चाउमीन न बनाई होती, तो आज हमारा पूरा परिवार सड़क पर दाने दाने को तरस रहा होता। तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, बल्कि हमारे कुल को तारने वाली साक्षात अन्नपूर्णा और हमारी रक्षक है। मुझे माफ कर देना जो मैंने शुरुआत में तुझ पर गुस्सा किया था। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। बड़ों का गुस्सा तो आशीर्वाद जैसा होता है, और ये जीत अकेली मेरी नहीं है माँ जी, ये जीत तो हमारे पूरे परिवार के एक साथ मिलकर संकट से लड़ने और कड़ी मेहनत करने का फल है। जब तक हमारा ये परिवार एक धागे में पिरोया हुआ है, तब तक दुनिया का कोई भी मौसम या आफत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मीरा की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और गांव के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता
और एक दिन अचानक गांव के गुंडे धनीराम और उसका साथी सुखिया हाथ में मोटी लाठियां लिए आते हैं। अरे भागो यहाँ से सबके सब, कोई यहाँ से घास फूस नहीं खाएगा। और ओए रमेश के बच्चे, बहुत उड़ने लगा है तू आजकल, गांव की नाक कटवा दी तुम लोगों ने। अरे धनीराम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ग्राहकों को क्यों भगा रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं। अरे भाई, मेहनत की रोटी? अबे गांव के बीचों बीच में भट्टी जलाकर पूरे गांव का माहौल खराब कर रखा है तुम लोगों ने। ये या तो इस दुकान की कमाई का आधा हिस्सा हमें हफ्ते के रूप में दो, वरना आज के बाद ये चूल्हा यहाँ जलेगा नहीं। अरे ओ धनीराम, तू गुंडागर्दी कर रहा है हमारे साथ। हम खून पसीने की कमाई में से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये हमारी जमीन है, हमारा चबूतरा है, तू यहाँ से चला जा। अच्छा बुड्ढे, तेरी ये मजाल। सुखिया, तोड़ दे इसका सारा सामान, आज के बाद ये दुकान नहीं खुलेगी। धनीराम और सुखिया लाठियों से चूल्हा तोड़ देते हैं। कढ़ाई का सारा सामान, चाउमीन, सब्जियां और चटनी मिट्टी में मिला देते हैं। रमेश उन्हें रोकने जाता है तो सुखिया उसे धक्का देकर गिरा देता है। ग्राहकों में भगदड़ मच जाती है। मीरा दौड़कर रमेश को उठाती है। भगवान के लिए रुक जाइए, हमारे बच्चों का पेट इसी दुकान से पलता है। क्यों हमारे गरीब के पेट पर लात मार रही है? मत तोड़िए हमारा सामान। अरे आज तो सिर्फ सामान तोड़ा है, अगर कल यहाँ दोबारा दुकान दिखी ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। चलो रे सुखिया। वो लोग चबूतरा पूरी तरह उजाड़ कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरा परिवार घर के अंदर लोग मायूस होकर टूटे हुए बर्तन और कढ़ाई देख रहा है। मम्मी, उन गंदे अंकल ने हमारी दुकान क्यों तोड़ दी? अब हम क्या करेंगे? क्या अब हम पेट से भूखे रहेंगे? मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो गंदे अंकल फिर से आएंगे क्या? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा। तुम दोनों जाकर अंदर सो जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बहू, इन गांव के जालिमों ने हमारी कमर तोड़ दी। जैसे ही हमारे घर में 2 पैसे आने शुरू हुए, इनकी आंखों में खटकने लगे हम। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। उन गुंडों ने मेरी आंखों के सामने मेरी रोजी रोटी छीन ली और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब सब खत्म हो गया बाबूजी। अरे शांत हो जा बेटे, गुंडों से हम गरीब लोग नहीं लड़ सकते। लगता है हमारी किस्मत में ये 2 वक्त की रोटी और सुख लिखा ही नहीं था। कल से मैं फिर से किसी सेठ के यहाँ मजदूरी मांगने जाऊंगा। ऐसे ही दुख भरे पूरी रात गुजर गई, लेकिन अगले दिन सुबह बाहर गांव की कच्ची सड़क पर एक बड़ी सी सफेद कार आकर रुकती है। कार में से एक साफ सुथरे कपड़े पहने, चश्मा लगाए एक सज्जन डॉक्टर आनंद उतरते हैं। उनके हाथ में एक ब्रीफ केस है। वो रामदीन के उजड़े हुए चबूतरे को देखते हैं और फिर दरवाजा खटखटाते हैं। रमेश दरवाजा खोलता है। नमस्ते भाई साहब, क्या ये मीरा जी का घर है जो बाहर चबूतरे पर चाउमीन का ठेला लगाती थी? जी बाबूजी, पर हमारी दुकान बंद हो गई है, अब हम कुछ नहीं बेचते। आप कौन हैं? देखिए घबराइए मत, मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। मैं शहर के संजीवनी अस्पताल का हेड डॉक्टर हूँ। मुझे मीरा जी से बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मीरा, कमला और रामदीन बाहर आते हैं। डॉक्टर आनंद को बैठने के लिए एक साफ चटाई दी जाती है। नमस्ते डॉक्टर साहब, कहिए क्या काम है? देखिए मीरा जी, मैं 2 हफ्ते पहले भयंकर बारिश में यहाँ से गुजर रहा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तब मैंने आपके चबूतरे पर रुककर आपकी वो बारिश वाली आटा चाउमीन खाई थी। वो दुकान तो अब गांव के गुंडों ने तोड़ दी बाबूजी, अब हमारी बहू कुछ नहीं बनाती। मैंने बाहर उजड़ा हुआ चबूतरा देखा माता जी, पर वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मीरा जी, आपके हाथ के उस स्वाद ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने पूछा तो पता चला कि वो मैदे का नहीं बल्कि घर के शुद्ध गेहूं के आटे की नूडल्स थी और उसमें खेत की ताजी बिना केमिकल वाली सब्जियां थी। जी डॉक्टर साहब, हम घर के गूंथे आटे से ही सब बनाते हैं। अरे मीरा जी, मेरे अस्पताल में मरीजों को बाहर का अनहेल्दी और मैदे वाला खाना सख्त मना है, लेकिन मरीज और बच्चे अक्सर मैगी और नूडल्स खाने की जिद करते हैं। मैं कई दिनों से किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो हमारे अस्पताल के लिए साफ सुथरी, हेल्दी और बिना केमिकल वाली आटा मैगी बना सके। आपका स्वाद और तरीका एकदम परफेक्ट है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? आप हमारी चाउमीन मतलब मेरा आटा मैगी अपने अस्पताल में देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे अस्पताल के मरीजों और स्टाफ के लिए रोज सुबह और शाम 100 टिफिन तैयार करें। आपको बाहर चबूतरे पर दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर के अंदर रहकर यह काम कीजिए। मेरी गाड़ी रोज आकर यहाँ से टिफिन ले जाएगी। डॉक्टर आनंद अपने ब्रीफकेस से एक मोटा लिफाफा निकालते हैं जिसमें 500 के कड़क नोटों की गड्डियां हैं। वो लिफाफा मीरा की तरफ बढ़ाते हैं। ये 50,000 रुपए का एडवांस है।
इससे आप नए बर्तन और टिफिन और ढेर सारा राशन खरीद लीजिए। कल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू है। क्या आपको मंजूर है? डॉक्टर साहब, आपने तो जैसे डूबते हुए को जहाज दे दिया। हमें ये काम मंजूर है। हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जुग जुग जियो बेटा। भगवान ने साक्षात तुम्हें हमारा मसीहा बनाकर भेजा है। अरे देखा बेटा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अब हमें किसी गुंडे मवाली से डरने की जरूरत नहीं है। अब रामदीन का घर एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल चुका है। रमेश और रामदीन घर के अंदर ही आटा गूंथने की छोटी मशीन ले आए हैं। मीरा और कमला दर्जनों स्टील के चमचमाते टिफिन पैक कर रही है। घर के बाहर अस्पताल की एक वैन आकर रुकती है जिस पर संजीवनी हॉस्पिटल लिखा है। रमेश बड़े बड़े क्रेट्स में टिफिन भरकर वैन में रखवा रहा है। दूर सड़क के किनारे खड़े धनीराम और सुखिया ये सब देखकर जल भुन रहे हैं और इस तरह उनके परिवार का समय बदल जाता है। आखिर मीरा की सूझबूझ से उसने अपने परिवार के हालात बदल ही दिए, पर क्या अभी भी समय और कुछ जलनखोर लोग उसकी सफलता में नजर नहीं लगा रहे होंगे?